Hello everyone, welcome back to my channel. So in this pediatric class we will discuss about two very important that is intrauterine growth restriction plus intraventricular hemorrhage. So all the important point related to this topic that will come into the exam we will discuss, right? So start करते हैं. The first one that is IUGR. बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, अभी के अभी याद हो जाएगा. So IUGR क्या है? That is intrauterine growth restriction. It means in the uterine there is restriction of the growth. So जो fetus जो growth हो रहा था उसको in the uterine में ही क्या हो रहा है कि उसका growth का restriction हो रहा है, proper growth नहीं हो पा रहा है. So that is known as intrauterine growth restriction. So इसका definition क्या है? इसका definition है कि wait for age, that is weight for age is less than 10th percentile. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था less than 90th परसेंटाइल. हमने स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, अप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज पढ़ा था, है ना. सो ऐसे ही जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाला जो बेबी होगा ना, उसमें जो ग्रोथ चार्ट में उनका जो वेट फॉर एज होगा वो लेस देन 10th परसेंटाइल होगा, तो देन उस बेबी को हम बोलेंगे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. मतलब कि इन द यूटेराइन समथिंग हैपन एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्रोथ का, जो बेबी का जो नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए था उसमें रेस्ट्रिक्शन हो गया, राइट. सो ये जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है ना, वो सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है. सिमेट्रिकल का मतलब कि ऑल ओवर द बॉडी छोटा छोटा होगा, है ना. सो लाइक हेड, एब्डोमेन, चेस्ट सब छोटा होगा. और एसिमेट्रिकल में क्या होगा कि वो एसिमेट्रिकल होगा, हेड नॉर्मल होगा, चेस्ट एब्डोमेन छोटा होगा ना. सो एसिमेट्रिकल होगा. अब ये कब होता है, क्या कॉज होता है, वो हम पढ़ते हैं. सो सिमेट्रिकल आईयूजीआर क्या होता है? सिमेट्रिकल आईयूजीआर का मतलब है कि हेड एंड बॉडी बोथ आर प्रोपोर्शनली स्मॉल. सो ऑल ओवर द बॉडी क्या होगा? स्मॉल होगा. सो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जो ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शन होगा, बेबी स्मॉल होगा, तो ऑल ओवर लाइक हेड, एब्डोमेन, चेस्ट सब स्मॉल होगा, है ना. सो हेड एंड बॉडी, दैट दिस इज बॉडी, राइट. सो हेड एंड बॉडी बोथ आर प्रोपोर्शनली स्मॉल होगा. बट इन एसिमेट्रिकल में क्या होगा? एसिमेट्रिकल में हेड साइज रिलेटिवली, अगर बॉडी से कंपेयर करोगे तो हेड साइज जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल होगा, एंड जो बॉडी है हेड के कंपैरिजन क्या होगी? वो स्मॉल होगी, ठीक है ना. सो हेड साइज रिलेटिवली नॉर्मल, बट एब्डोमेन क्या होगा? स्मॉल होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बेसिकली कब होता है? लेट ट्राइमेस्टर में होता है, लाइक सेकेंड लेट या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, जब तक कि हेड का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए बॉडी छोटी रह जाती है, ठीक है ना. सो सिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बेसिकली कब होता है? जब मदर को इंसल्ट हो, जब बेबी को इंसल्ट जब हो, जब इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में. सो बेसिकली सिमेट्रिकल आईयूजीआर कब होता है? इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इन द अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में. बट जो एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसमें हेड का साइज तो रिलेटिवली नॉर्मल होगा बट बॉडी स्मॉल होगी रिलेटिव टू हेड. सो ये बेसिकली कब होगा? लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना. सो ड्यूरिंग लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है. अब हम कॉजेज क्या क्या होता है? सो लेट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉजेज हो सकता है? मतलब बेबी को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला, बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला. वो क्यों हो सकता है? या तो मदर हाइपरटेंसिव होगी, मदर प्रीक्लेम्सिया की होगी, मदर को सीजर आ रहा होगा, तो सारा का सारा ब्लड किसको जा रहा है? मदर को जा रहा है. बेबी को जाने के बजाय किसको जा रहा है? मदर को जा रहा है. अब बेबी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑफ कोर्स बेबी को क्या होगा? ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, है ना. सो हाइपरटेंशन हो गया. ये सारे कॉजेज ऑफ, दिस ऑल आर द कॉजेज ऑफ एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. सो हाइपरटेंसिव मदर हो गई, प्रीक्लेम्सिया हो गया, एक्लेम्सिया हो गया, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी लाइक प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा, है ना. ये सारे हमारे कॉजेज है ऑफ एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. Whereas in symmetrical intrauterine growth restriction, as I already told you, it is basically occurred during first trimester. So first trimester में basically बेबी का जब डेवलपमेंट होता है, so अगर कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होगा,
सो बेसिकली जितने भी जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना, सो ये बेसिकली कब होता है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो तभी बेबी का ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन होगा, है ना। सो एनी जेनेटिक और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो गया, या फिर मदर को कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शन, है ना, मदर को लाइक टॉर्च इन्फेक्शन हुआ था, तो बिकॉज ऑफ दैट कंजेनाइटल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर मदर जो है वो सीवियर मेलन्यूट्रिशन की है, मदर को ही प्रॉपरली फूड नहीं मिला, मदर को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो मदर को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बेबी को क्या जाएगा, जो भी मदर को लेट्स सपोज 300 कैलोरी चाहिए था, है ना, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, बट मदर ने 200 लिया। अब मदर को ही 300 चाहिए था तो मदर 200 ले रही है, तो मदर को ही जाएगा ना, तो बेबी को तो गया ही नहीं। तो अगर मदर सिवियर मालन्यूट्रिशन की है, मदर जो है वो कुछ अल्कोहल अब्यूज है, स्मोकिंग करती है ना, सो ये सारे कॉजेस किस में आएगा, सिमेट्रिकल इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हेड सर्कमफेरेंस, वेट, लेंथ, सब क्या होगा, सब अफेक्टेड होगा, सब इक्वली अफेक्टेड होगा, बेबी ऑल ओवर क्या होगा, स्मॉल होगा। बट इन एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में जो हेड सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा, यूजुअली नॉर्मल होगा। सो हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल होगा एंड रिलेटिवली जो बॉडी का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। सो दैट इज एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। एंड आई होप आपको ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में बहुत इजिली डिफरेंशिएट आप कर पाओगे, इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सो ये तो हमने पढ़ लिया, ये होगा। अब बेबी में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होगा, तो आप खुद सोचो, बेबी का वेट कम होगा, है ना, बेबी का वेट कम होगा, हेड सर्कमफेरेंस लेंथ कम होगी इन सिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में। अगर एसिमेट्रिकल होगा तो हेड सर्कमफेरेंस तो नॉर्मल होगा, बट चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होगा, कम होगा, लेंथ कम होगी, है ना। सो उसके अलावा लाइक लूज स्किन फोल्ड्स होंगे इन बेसिकली इन बटक रीजन में, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज सबक्यूटेनियस फैट, बिकॉज ऑफ दैट लूज स्किन फोल्ड्स होंगे, पीलिंग ऑफ स्किन होगा, स्मॉल एब्डोमेन होगा, कहाँ पे, एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में। उसके अलावा और क्या हो सकता है, थिन अम्बिलिकल कोड होगा। तो ये तो कुछ नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। एक हमारा इंडेक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आईयूजीआर असेस कर पाते हैं। दैट इंडेक्स इज नोन एज पोंडीरल इंडेक्स। पोंडीरल इंडेक्स, सो पोंडीरल इंडेक्स क्या है, इट दिस इंडेक्स assess the nutritional status and body proportionality of newborn. So nutritional status and body proportionality of newborn करते हैं, कब करते हैं, in case of intrauterine growth restriction में। तो ये कैसे पता करते हैं, इसका फॉर्मूला है वेट। सो हम बेबी का वेट लेंगे किसमें, इन ग्राम में। सो बेबी का वेट इन ग्राम अपॉन में लेंथ कैसे होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, एंड उसका क्यूब। सो वेट इन ग्राम अपॉन में लेंथ इन सेंटीमीटर, उसका क्यूब, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसका नंबर 2 से 2.5 आएगा, सो अगर पोंडीरल इंडेक्स का नंबर 2 से 2.5 आएगा, इट मींस इट इज नॉर्मल, बेबी क्या है, नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज है, यहाँ पे कुछ भी आईयूजीआर नहीं हो रखा है। बट अगर उसका स्कोर लेस देन 2 आएगा, इसमें इट मींस बेबी क्या है, एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, बेबी को सीवियर वेस्टिंग हो रखा है। एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वेट इन ग्राम अपॉन में लेंथ इन सेंटीमीटर है, लेंथ कम है बेबी का, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, लेस देन 2 होगा तो एसिमेट्रिकल, एंड अगर मोर देन 2.5 होगा तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर हो सकता है, या फिर बेबी जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज हो सकता है। सो 2 से 2.5 इज नॉर्मल, अगर लेस देन 2 है तो एसिमेट्रिकल, मोर देन 2.5 है तो सिमेट्रिकल। दिस इज द पोंडीरल इंडेक्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्कोर एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो अभी तक देखो हमने टिल दैट क्लास जो भी प्रीवियस, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने ब्लड स्कोर की बात की थी, ब्लड स्कोर दैट इज एक्सपेंडेड न्यूबॉर्न ब्लड स्कोर, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया था, ब्लड स्कोर क्या असेस करता है, इट असेस द जेस्टेशनल मैच्योरिटी, कि बेबी का अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन मैच्योर है कि नहीं है, बेबी प्री टर्म है, टर्म है, पोस्ट टर्म है। सो वो हमने असेस किया था। एक और हमने स्कोर पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास में, दैट इज डॉनी स्कोर एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। सो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर क्या था, दैट इज यूज्ड टू असेस द प्री टर्म। अगर प्री टर्म का बच्चा हो, अगर हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखना हो इन द प्री टर्म बेबी में, तो हमने क्या देखा था, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर देखा था। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमें टर्म बेबी में असेस करना हो तो कौन सा स्कोर था, दैट इज डाउनी स्कोर, ठीक है ना। तो ये सारे स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बलार्ड स्कोर, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, ठीक है, दिस डाउनी स्कोर, ये हमारा
This one, this CAN score. CAN score क्या है? It is nothing. It is the clinical assessment of nutritional status of the newborn, है ना. So clinical assessment of the nutritional status in the newborn वो कौन से स्कोर से करते हैं? CAN स्कोर से करते हैं. तो इसमें बहुत सारे मार्किंग होता है, लाइक 9 to 10 मार्किंग होती है एंड उसको हम स्कोरिंग देते हैं, ठीक है ना. सो इतना डिटेल में नहीं आना, एटलीस्ट यू शुड नो द नेम, दैट इज CAN score. By that we are assessing the clinical assessment of nutritional status of the newborn. So that is the CAN score. ठीक है, ये हो गया. One more thing you have to understand, that is first one is the IUGR, that is intrauterine, in the uterus there is growth restriction. The second term is the prematurity. So both are different. Intrauterine growth restriction is different and prematurity is different. So intrauterine growth restriction क्या हो रहा है कि in the uterus बेबी का जो ग्रोथ है वो restricted हो रहा है because of यूट्रोप्लेसेंटल insufficiency या फिर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, मतलब बेसिकली बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बेबी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है. सो दैट इज द इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. बट प्री मैच्योरिटी क्या है? प्री मैच्योरिटी है कि बेबी टाइम से पहले बॉर्न हो गया. बेबी को 37 कंप्लीटेड वीक पर बॉर्न होना चाहिए था, बट बेबी बिफोर 37 वीक से पहले बॉर्न हो गया, उसको हम बोलेंगे प्री मैच्योरिटी. ठीक है ना. यहाँ पे IUGR में बेबी नॉर्मल टर्म पे डिलीवर होगा. यूजुअली जो बेबी जो डिलीवर होगा वो नॉर्मल टर्म पे होगा, 37 वीक पर ही होगा. बट इन प्री मैच्योरिटी में बेबी क्या हो रहा है कि 37 वीक से पहले डिलीवर हो रहा है. यहाँ पे अंदर जब बेबी अंदर था, इन द यूट्रस में था, तब प्रॉपर ग्रोथ हो रहा था, सब कुछ प्रॉपर मिला था बेबी को, बट टाइम से पहले डिलीवर हो गया. एंड बिकॉज ऑफ डैट कि टाइम से पहले डिलीवर हो गया तो कुछ जो ऑर्गन्स है जैसे कि लंग्स, वो क्या रह गई? वो इमेच्योर रह गई. सो यहाँ पे क्या हो गया? जो कुछ ऑर्गन्स है वो इमेच्योर रह गया. एंड बिकॉज ऑफ डैट इमेच्योरिटी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है बेबी में? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दैट इज हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज. तो हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज ना आपको इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में नहीं मिलेगा, आपको प्री मैच्योरिटी में मिलेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट. क्योंकि प्री मैच्योरिटी में हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज और यू कैन से दैट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है वो एल्वियोलाई के अंदर नहीं आया, वो आफ्टर आई थिंक 32 वीक के अराउंड आता है. तो वो एल्वियोलाई में वो सर्फेक्टेंट नहीं आया है, एंड बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो गई है. सो बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज होगा बिकॉज इमेच्योरिटी की वजह से. और क्या हो सकता है? एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी हो सकती है. ठीक है ना. और क्या हो सकता है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है. इंट्राक्रेनियल हेमरेज क्यों होगा? क्योंकि बेबी टाइम से पहले बॉर्न हो गई है एंड जो क्रेनियल की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है? बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है. तो थोड़ा सा भी उनको स्ट्रेस लग रहा है तो क्या हो रहा है? वो इजिली रप्चर हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ डेट रप्चर की वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ये होने के चांसेस है. ठीक है ना. सो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी, हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? आपको प्री मैच्योरिटी में देखने को मिलेगा, प्री टर्म बेबी में देखने को मिलेगा. वे एज इन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा? बेबी को हाइपोक्सिया हुआ होगा, है ना. ऑफ कोर्स, क्योंकि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, प्रॉपर अच्छे से वही जो ब्लड है वो प्रॉपर ब्लड बेबी को नहीं गया है. सो अंदर ही बेबी को हाइपोक्सिक हुआ होगा, हाइपोक्सिक इंजरी हुई होगी. सो हाइपोक्सिया हुआ होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया, आप सबको पता है जब हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो उसका जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है कि आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि आरबीसी को बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करना है ना, तो अब ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी का जो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा. सो आरबीसी ज्यादा नंबर ऑफ में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉलीसिथीमिया होगा. पॉलीसिथीमिया होगा. अब जितना ज्यादा आरबीसी बनेगा उतना ज्यादा ब्रेकडाउन भी होगा. अब जितना ज्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? बच्चों में जॉन्डिस होगा. तो यहाँ पे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में हाइपोक्सिया होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया पॉलीसिथीमिया देखने को मिलेगा, जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो हाइपोग्लाइसीमिया जो कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एंड ऑल्सो मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा. क्योंकि मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्यों? क्योंकि अगेन इन द यूटेरस के अंदर बेबी को हाइपोक्सिया हुआ होगा, स्ट्रेस हुआ होगा. बिकॉज ऑफ दैट जो जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, मोटिलिन हार्मोन रिलीज होता है, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? बेबी सुसु जो पॉटी है वो पास कर
कर देगा, पॉटी जैसे ही पास करेगा वो पॉटी को एस्पिरेट भी कर लेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेकोनियम को एस्पिरेट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एस्पिरेटेड ऑफ दिस मेकोनियम बेबी को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है इन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो these all are the complication that is seen in intrauterine growth restriction, that is hypoxia, polycythemia, jaundice, hypoglycemia, hypocalcemia, meconium aspiration syndrome. अदर इन प्री मैच्योरिटी में आपको जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, डेट इज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, डेट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी, और दिस इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम ए वन लाइन में बोल रहे, इट मीन्स नॉट ऑल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बेबीज आर स्मॉल। तो जितने भी IUGR के बेबी वो सारे स्मॉल नहीं होते हैं, बट जितने भी मतलब जितने बेबी स्मॉल होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो IUGR के हैं। जितने बेबी स्मॉल होंगे, हो सकता है वो प्री मैच्योरिटी की वजह से हो सकता है वो IUGR की वजह से हो सकता है। सो ऑल स्मॉल बेबीज आर नॉट कम्स अंडर IUGR, अंडरस्टूड, बट ऑल IUGR बेबी जितने हैं वो क्रिटिकल होते हैं, उनमें हमें प्रॉपरली अच्छा केयर देना होता है ना। सो ऑल IUGR बेबीज आर एट रिस्क एंड रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये था हमारा द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। दिस चार्ट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, coming to the second topic, that is intraventricular hemorrhage। IVH का मतलब क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से हमें यही समझ में आ रहा है कि ये हमारा वेंट्रिकल्स है, ये आपको वेंट्रिकल्स दिख रहा है, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, एंड दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल। सो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो गया, ब्लीड हो गया, हेमरेज हो गया। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीड कब होगा, या तो जो ब्लड वेसल से बहुत फ्रेजाइल होगी, बहुत वीक होगी, तो वो इजिली रप्चर हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रप्चर अंदर क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई है। सो दैट इज द रीजन बेसिकली। सो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज बेसिकली क्या है, ये कब ज्यादा देखने को मिलता है, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, अभी हमने पढ़ा था ना कहाँ देखने को ज्यादा मिलता है, इन द प्री टर्म बेबी में। So, intraventricular hemorrhage or intracranial hemorrhage is most commonly seen in प्रीटर्म बेबी। क्यों प्रीटर्म बेबी में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रीटर्म के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेजिबिलिटी इन नेचर दे कैन इजिली रप्चर, एंड इजिली रप्चर होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड मोस्ट कॉमन साइट क्या है, हमने पढ़ा ना, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। सो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लीड हो जाना। अब वो लेटरल वेंट्रिकल्स भी हो सकती है, थर्ड वेंट्रिकल्स भी हो सकती है, फोर्थ वेंट्रिकल्स भी हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली जो ब्लीड होता है वो कहाँ होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में होती है, इन द लेटरल वेंट्रिकल्स में होती है। एंड लेटरल वेंट्रिकल्स में भी एक प्रॉपर साइट है, उसका नाम है जर्माइनल मैट्रिक्स। सो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इन द न्यूबॉर्न, सो दैट्स आंसर इज जर्माइनल मैट्रिक्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स। यू नो, इसका जो हमारा वेंट्रिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बेसिकली क्या करता है, CSF का फ्लो हमारे यहाँ पे होता है। सो CSF का फ्लो कैसे होता है, वो हमारा कोरोइड प्लेक्सस से फॉर्म होता है, इन द लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है, लेटरल वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स में जाता है, थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल्स में CSF जाता है, एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल से वो हमारा कहाँ, वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है सबअरकनॉइड विलाई से। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इन द न्यूबॉर्न, दैट इज जर्माइनल मैट्रिक्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, अब हमें पता कैसे चले, बेबी बॉर्न हुआ है, जो न्यूनेट्स बॉर्न हुए हैं, प्रीटर्म वाला बेबी बॉर्न हुआ है, उसमें ब्लीडिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो यू नो जो बेबी का जो एंटीरियर फोंटेनल्स होता है वो बहुत काइंड ऑफ ओपनिंग टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बेबी प्रीटर्म, जितने भी प्रीटर्म बेबी होते हैं ना, सबको असेस करना जरूरी है। तो जितने भी प्रीटर्म बेबी होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अब CT MRI तो इतना ज्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें रेडिएशन एक्सपोजर के भी चांसेस होते हैं। तो इन द प्रीटर्म बेबी में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड
जो प्रोब होता है वो अप्लाई करते हैं एंड वहां से हम पता करते हैं कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही कि नहीं हो रही, प्रॉपरली दिख जाता है ना। सो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि इमेजिंग ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तो आप क्या बोलोगे, CTMRI? नो, इट्स ट्रांसक्रेनियल USG, ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का जो प्रोब होता है वो ऐसे अप्लाई करते हैं एंड प्रॉपरली वो दिख जाता है, ठीक है ना। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछे इमेजिंग ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इन द न्यूबॉर्न, सो दैट्स आंसर इज ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, सो हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ देखने को मिलता है, किस एरिया में ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है एंड कैसे हम डायग्नोस्ट करेंगे, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। देन द सेकंड टॉपिक हमारा आता है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा भैया। अगर ठीक है हमने डायग्नोस कर लिया, बट क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स in that will be present in the baby, so that is asymptomatic. So most common symptoms क्या होता है, asymptomatic होता है। बेबी में कोई सिम्टम्स पता नहीं चलेगा आपको स्टार्टिंग में। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, एसिम्टोमेटिक, और क्लिनिकली बेबी क्या होगा, साइलेंट होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर और बहुत ज्यादा ब्लीड होते रहा उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता रहा तो उसकी वजह से बेबी में लाइक हीमोग्लोबिन, ये तो होगा ही होगा, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट एकदम से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हेमाटोक्रिट भी कम होगा, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। उसके अलावा ब्लीडिंग होगा, वहां पे प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से लाइक बेबी लिथार्जिक होगा, एपनिया होगा, टोन एबनॉर्मेलिटीज होगी, पुअर फीडिंग होगा, सीजर्स आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोकेफेलस में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, वहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है। बल्जिंग फॉन्टेनिल्स हो सकता है, जो फॉन्टेनिल्स है वो बल्ज हो सकता है। टाइट पोपिलिटियल ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपोटेंशन, डिकॉर्टिकेट, डिसेरिब्रेट एंड इवन डेथ भी हो सकता है, यू नो, डिकॉर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट। सो दैट इज, आपने आई थिंक GCS पढ़ा होगा, ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ा होगा, उसमें हमारा EVM होता है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड द मोटर रिस्पॉन्स। तो मोटर रिस्पॉन्स हमारा टोटल कितना होता है, 6 होता है, 6 5 4 3 2 1। तो M1 में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। M2 में क्या होगा, डीसेरिब्रेट होगा। सो M2 में क्या होगा, डीसेरिब्रेट होगा, है ना। सो एबनॉर्मल एक्सटेंशन, यू कैन से डीसेरिब्रेट में क्या आ रहा है, बार बार ई आ रहा है ना, डीसेरिब्रेट, ई। सो क्या होगा, दैट इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन है ना बेबी, इस तरीके से होगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन। सो दैट इज M2 एंड डी कॉर्टिकेट क्या है, दैट इज M3 क्या है, इट इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन। सो एबनॉर्मल फ्लेक्शन और सी से, है ना, इसमें सी आ रहा है, तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन और सी से, तो दैट इज डिकॉर्टिकेट, डिसेरिब्रेट एंड इवन डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट विल बी प्रेजेंट इन द इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आप खुद सोचो, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है एंड ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है, देयर इज पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज इन्फेक्शन। वहां पे ब्लीड होने की वजह से वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इस एरिया में कट ऑफ हो जाएगी, तो वहां वो एरिया क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। सो पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसके बाद हेमरेज हुआ, इन्फेक्ट हुआ, तो क्या होगा उसके बाद, पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, वहां पे CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड CSF का एक्यूमुलेशन होगा, हाइड्रोकेफेलस होगा, तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट हमारा होता है, एक तो हम VP शंट कर सकते हैं, मतलब कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, मतलब वेंट्रिकुलर से पेरिटोनियल में हम ऐसे शंट लगा देंगे सो दैट जो भी एक्सेस CSF यहाँ पे बनेगा वो पेरिटोनियम में आ जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं VP शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइड्रोकेफेलस, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मेडिसिन की बात करें तो लाइक हम डायूरेटिक्स या फिर एसिटाजोलामाइड देंगे प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये वाला भी होता है, इसको हम वेंट्रिकुलर टैपिंग बोलते हैं। सो वेंट्रिकुलर टैपिंग में क्या करेंगे, हम सीधा क्रेनियम से नीडल को इंसर्ट करके जो एक्सेस CS है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। सो दैट इज द वेंट्रिकुलर टैपिंग। सो आपको इमेज के थ्रू इजिली समझ में आया होगा। VP शंट में हम सिंपल एक शंट लगा देते हैं जो कि कनेक्शन कर देता है वेंट्रिकुलर से सीधा पेरिटोनियम में, तो जो भी एक्सेस CSF यहाँ पे बन रहा था वो सारा कहाँ पे आ जाता है, पेरिटोनियम में आ जाता है। उसके अलावा प्रेशर कम करने के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं, दैट नेम इज एसिटाजोलामाइड और डायूरेटिक्स। एंड उसके अलावा हम वेंट्रिकुलर टैपिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से नीडल इंसर्ट करके जो भी एक्सेस CSF है उसको हम
विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आया होगा। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, अभी के अभी सारा चीज आप याद कर लो। दैट इज इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन एंड द प्री मैच्योरिटी, एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्री मैच्योरिटी एंड IUGR में देखने को मिलेगा। सो ऑल स्मॉल बेबीज आर नॉट IUGR, बट जितने भी IUGR बेबी है वो स्मॉल भी होंगे एंड उसको प्रॉपर केयर देने की भी जरूरत है। एंड सेकेंड हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।